दोस्तों सोचिए, जिस देश ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाया, वही देश आज उसी बांग्लादेश से खुलेआम चेतावनी सुन रहा है। क्या हालात इतने बदल गए हैं कि अब बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है जिसमें चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें बांग्लादेश को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? दक्षिण एशिया का यह तनाव सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि एक नई जियोपॉलिटिकल जंग की शुरुआत है। और इस बार भारत ने तय कर लिया है कि वह किसी को भी अपनी सीमाओं के अंदर दखल नहीं देने देगा। पिछले कुछ महीनों तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य दिख रहे थे। ढाका और नई दिल्ली दोनों तरफ शांति की बातें हो रही थीं, लेकिन अचानक बांग्लादेश ने अपने तेवर बदल लिए। पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयानबाजी, फिर सेना के अधिकारियों के ऐसे बयान जो अब तक की कूटनीतिक मर्यादाओं को पार कर गए। बांग्लादेश ने सीधा आरोप लगाया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन उसकी सीमा में धकेल रहा है, और इसे उन्होंने पश्चिम पॉलिसी का नाम दिया। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी आग में घी डालने का काम किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत रोहिंग्या शरणार्थियों को जेलों में बंद कर फिर उन्हें जहाजों में भरकर समुद्र में छोड़ देता है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है? भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और सबूतों के साथ बताया कि जो लोग पकड़े गए वह अवैध रूप से देश में रह रहे थे और उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सीमा सुरक्षा बलों ने वापस भेजा। पर ढाका सरकार ने इस जवाब को सुनने के बजाय इसे साजिश बता दिया, और यही वो पल था जब भारत का सब्र जवाब देने लगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। भारत ने ढाका को साफ साफ कह दिया, पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ, फिर दूसरों पर आरोप लगाना। यानी भारत अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक कूटनीति के रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब खबर आई कि बांग्लादेश ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस की अनुमति दे दी है। दोस्तों, यही वो जगह है जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा यह इलाका पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर यहां जरा सी भी हलचल हुई तो भारत का पूरा उत्तर पूर्व क्षेत्र कट सकता है। भारत ने तुरंत जवाबी कदम उठाया। 1971 की जंग में इस्तेमाल हो चुका पुराना एयरबेस फिर से सक्रिय कर दिया गया। वहां अब राफेल फाइटर जेट और AS-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। यानी भारत ने साफ संकेत दे दिया, अब अगर कोई गलती करेगा तो जवाब तुरंत मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर बांग्लादेश इतना आक्रामक क्यों हुआ? तो वजह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, बल्कि उसके अंदरूनी हालात हैं। ढाका की राजनीति इन दिनों उथल पुथल में है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव चरम पर है। सेना चाहती है कि जल्द चुनाव कराए जाए, लेकिन यूनुस सरकार पर अमेरिकी दबाव इतना ज्यादा है कि वह फैसले खुद नहीं ले पा रही। इसी दौरान अमेरिका ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक मानवीय सहायता कॉरिडोर खोलने की बात कही, जिससे बांग्लादेशी सेना और ज्यादा नाराज हो गई, क्योंकि यह कॉरिडोर सीधे उनके अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है। और जब देश के अंदर हालात बिगड़ने लगे तो सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार भारत भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया, दूसरों पर दोष डालना जिम्मेदारी से भागने का तरीका है। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन अब बांग्लादेश सिर्फ बयान नहीं दे रहा, वह हथियार खरीद रहा है, और वह भी चीन से। दोस्तों, कहानी अब और दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश की सीमाओं पर हो रहा है वह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है, जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी चालें चल रहे हैं। भारत के खुफिया सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से करीब 2.2 बिलियन का सौदा किया है, जिसके तहत उसे मिलने वाले हैं 20 J-10C फाइटर जेट्स, जो चीन का नया एक्सपोर्ट वर्जन है। ठीक वही जेट जो पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। अब सोचिए, अगर ये फाइटर जेट्स उत्तर बांग्लादेश के एयरबेस पर तैनात होते हैं तो ये सीधे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उड़ान भरेंगे। यानी भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से के ऊपर विदेशी फाइटर जेट्स की निगरानी। लेकिन क्या यह सिर्फ डिफेंस डील है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? रिपोर्ट्स कहती है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बांग्लादेश की डिफेंस पॉलिसी को प्रभावित करने में जुटे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की ISI का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा, जहां आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े सहयोग पर चर्चा हुई, पर असली एजेंडा था
भारत की सीमा के पास एक नया प्रेशर पॉइंट बनाना। भारत के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की सैन्य नीति में अब चीन का प्रभाव साफ दिखने लगा है। चीनी ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और रडार यूनिट्स बांग्लादेशी सीमा पर लगने लगे हैं, और इस बीच कुछ विदेशी मीडिया हाउसेस यह नैरेटिव फैलाने में जुटे हैं कि भारत रोहिंग्या को जबरन धकेल रहा है। यानी एक तरफ प्रोपेगेंडा, दूसरी तरफ तैयारी। लेकिन भारत अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। इस बार भारत ने पहले ही खेल पलट दिया है। भारत ने अपने ईस्टर्न कमांड को पूरी तरह अलर्ट मोड में डाल दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के दोनों ओर अब राफेल फाइटर जेट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब वहां हाई अल्टीट्यूड ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस भी शुरू हो चुकी है। यानी भारत ने न सिर्फ खतरे को पहचाना, बल्कि उसे जवाब देने की रणनीति भी पहले से बना ली है। इसी बीच भारत ने पुराने 1971 के एयरबेस को भी रीएक्टिवेट किया, जहां अब आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इन बेस से सिर्फ मिनटों में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों तक फाइटर जेट पहुंच सकते हैं। यानी अगर कोई देश सीमा पर हलचल भी करता है तो भारत उसे तुरंत जवाब देने की स्थिति में है। लेकिन जो बात ज्यादा चिंताजनक है वो यह कि बांग्लादेश के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अंतरिम सरकार और सेना में टकराव बढ़ता जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने मीडिया में तक बयान दे दिया कि उन्हें कई अहम फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती। यानी देश के अंदर सत्ता 2 हिस्सों में बंट चुकी है, और जब किसी देश के अंदर अस्थिरता बढ़ती है तो विदेशी ताकतें उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। चीन ठीक यही कर रहा है। वह बांग्लादेश को कर्ज और हथियारों की डोर से बांध रहा है। भारत को यह सब पता है, इसलिए भारत ने अपने सुरक्षा ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया है। पूर्वोत्तर में सड़कें, सुरंगें और हेली लैंडिंग साइट्स तेजी से बनाई जा रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना सिर्फ घंटों में एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश वाकई इतना साहस दिखा सकता है, या फिर किसी और की उंगली पर नाच रहा है? इसका जवाब समय देगा। लेकिन संकेत साफ हैं। भारत अब डिफेंसिव इंडिया नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंडिया बन चुका है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा दांव पर लगी है। क्योंकि अब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वह आने वाले महीनों में पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय कर सकता है। बांग्लादेश की हालत आज बेहद नाजुक है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और दूसरी तरफ सेना दोनों के बीच ठन गई है। सेना खुले तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। यहां तक कि सेना प्रमुख ने कहा, हमें अब यह तक नहीं बताया जाता कि देश के फैसले कौन ले रहा है। यानी सत्ता का संतुलन पूरी तरह टूट चुका है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी है। जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कभी देश की रीढ़ कहा जाता था, वह अब पूरी तरह ढाने के कगार पर है। कारखाने बंद हो रहे हैं, निर्यात घट चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से नीचे जा रहा है और बांग्लादेशी टका अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने नए कर्ज पर सख्त शर्तें लगा दी हैं। यानी अब पैसा भी मिलना मुश्किल हो गया है। इस आर्थिक संकट के बीच यूनुस सरकार देश की जनता का गुस्सा झेल रही है। तख्तापलट की अफवाहें तेज हैं और सरकार को डर है कि जनता सड़कों पर उतर सकती है। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकार ने सबसे आसान रास्ता चुना, भारत को दोष दो। हर टीवी डिबेट, हर अखबार में अब भारत को इंटरफेयर बताया जा रहा है। भारत ने इस नैरेटिव को तुरंत भांप लिया। विदेश मंत्रालय ने सख्त शब्दों में जवाब दिया। भारत किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। इसके बाद भारत ने न सिर्फ बयानों से बल्कि कार्यवाही से भी अपनी रणनीति साफ कर दी। पूर्वी सीमा पर अब 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है। पहली लेयर में BSF की ग्राउंड पेट्रोलिंग, दूसरी में ड्रोन सर्विलेंस और तीसरी लेयर में रडार व एंटी ड्रोन यूनिट्स। यानी अब सीमा पार से किसी की परछाई भी दिखाई दे तो भारत के पास उसका रियल टाइम ट्रैकिंग डाटा होगा। साथ ही भारत ने अपने राफेल स्क्वाड्रन को पूर्वोत्तर में रोटेशन बेसिस पर तैनात करना शुरू कर दिया है। मिशन ईस्ट डिफेंस शील्ड नाम की एक गुप्त योजना के तहत हर एयरबेस को इस 400 डिफेंस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। यानी अब भारत के पास पूर्वी सीमा पर वन टच रिस्पांस कैपेबिलिटी मौजूद है। इस बीच बांग्लादेश के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार और सेना के बीच अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि वहां के कई अधिकारी भारत से मध्यस्थता की अपील तक कर रहे हैं। पर भारत का रुख साफ है, हम किसी की राजनीति में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा को खतरा हुआ तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। बांग्लादेश के नागरिक भी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक तबका चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सामान्य रहें, जबकि दूसरा गुट, जिस पर इस्लामी चरमपंथियों और विदेशी ताकतों का प्रभाव है, भारत विरोधी माहौल को भड़काने में लगा है। भारत को अब डर सिर्फ सीमा पार से नहीं बल्कि अंदर से भी है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भारत में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जिनमें से कुछ स्लीपर सेल्स के रूप में सक्रिय हैं। लेकिन भारत ने इस खतरे को भी गंभीरता से लिया है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट को तेजी से लागू किया जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति की बायोमेट्रिक ट्रैकिंग हो रही है
और सीमा से सटे गांवों में अब डिजिटल निगरानी नेटवर्क लगाया जा रहा है। यानी इस बार भारत किसी भी दिशा से असुरक्षित नहीं रहना चाहता। अब तस्वीर साफ है। बांग्लादेश की गिरती सरकार, उसकी डगमगाती अर्थव्यवस्था और विदेशी शक्तियों की चाल, तीनों ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है जहां भारत को हर मोर्चे पर स्मार्ट और स्ट्रांग रहना होगा। भारत ने अब यह दिखा दिया है कि वह केवल खतरे को टालने वाला देश नहीं, बल्कि खतरे का सामना करने वाला देश है। जो 1971 में दोस्त था, वो अगर 2025 में दुश्मन की भाषा बोलेगा तो भारत उसे भी उसकी जुबान में जवाब देगा। दोस्तों, जब किसी देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ता है तो गोलियों से पहले शब्द चलने लगते हैं, और यही अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हो रहा है। दिखने में यह कूटनीतिक बयानबाजी लग रही है, लेकिन जमीन पर कुछ और ही कहानी चल रही है। सीमांत इलाकों में भारतीय एजेंसियों ने पिछले कुछ हफ्तों में जो हलचल दर्ज की है, उसने दिल्ली की नींद उड़ा दी है। रात के अंधेरे में सीमा पार बंकर बनाए जा रहे हैं, छोटी छोटी चौकियों पर नए संचार उपकरण लगाए जा रहे हैं, और चीन के बनाए सर्विलांस ड्रोन अब बांग्लादेशी इलाके में नियमित उड़ानें भर रहे हैं। भारत के खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि भारत की सैन्य गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस इलाके में कभी मछुआरे और किसान शांतिपूर्वक रहते थे, अब वहां सैनिकों की परछाइयां नजर आने लगी हैं। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने जब यह गतिविधियां नोट की तो तत्काल रिपोर्ट नई दिल्ली भेजी गई, और अगले ही दिन रक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में रॉ, NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ईस्टर्न कमांड के प्रमुख शामिल थे। बैठक का निष्कर्ष साफ था, बांग्लादेश के अंदर कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। भारत को यह भी पता चला कि बांग्लादेशी सेना ने हाल ही में चीन से कुछ ऐसे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मंगवाए हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर तैनात किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, इतनी नजदीकी में अगर कोई भी मिसाइल सिस्टम सक्रिय हो जाए तो भारत के उत्तर पूर्व की सुरक्षा सीधे खतरे में आ सकती है। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कदम उठाए और डोकलाम की तरह एक नॉन डिक्लेयर्ड मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि बिना आधिकारिक ऐलान के सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस और राफेल स्क्वाड्रन को स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया है। रडार नेटवर्क को रिकॉन्फ़िगर किया गया है ताकि हर 10 सेकंड में सीमा पार की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसी बीच बांग्लादेश के अंदर एक और राजनीतिक भूकंप आया। वहां के पूर्व सेना प्रमुख जनरल रफीकुल इस्लाम ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। यह बयान ऐसा था जिसने दोनों देशों के बीच आखिरी बची कूटनीतिक मर्यादा भी तोड़ दी। भारत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि जो देश अपने ही फैसले खुद नहीं ले सकता, वो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने घर के हालात सुधार ले। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रातों रात ढाका से खबर आई कि चीन का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश पहुंचा है। अगले ही दिन दोनों देशों ने एक नई रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका मतलब था कि चीन अब न केवल हथियार देगा, बल्कि बांग्लादेशी सेना को प्रशिक्षण भी देगा। यानी बांग्लादेश अब खुलकर चीन के खेमे में चला गया था। भारत के लिए यह स्थिति 1971 के बाद सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती थी। उस वक्त भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश किसी और के इशारों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने तीनों सेनाओं को यूनिफाइड ईस्ट डिफेंस प्रोटोकॉल के तहत एकीकृत कमांड पर डाल दिया। इसका उद्देश्य था किसी भी संभावित हमले या उकसावे का जवाब एक साथ तीनों सेनाओं द्वारा दिया जाए। अब पूर्वोत्तर के हर एयरबेस पर मिसाइल यूनिट्स और क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात हैं। इस बीच मीडिया में अफवाहें फैलने लगीं कि भारत किसी भी वक्त बांग्लादेश के 2 एयरबेस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ढाका ने इन खबरों को युद्ध की धमकी बताया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की नीति को आक्रामक बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे दक्षिण एशिया में अस्थिरता का नया अध्याय कह दिया। लेकिन भारत अब बयानबाजी से नहीं, तैयारी से जवाब दे रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में कहा, भारत की सीमा अब सिर्फ एक लाइन नहीं, एक लाल रेखा है। जो इसे पार करेगा वो इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। सीमा पर माहौल अब किसी बारूद के ढेर जैसा था। हर दिन किसी न किसी सेक्टर में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि दोनों देशों की सरकारें इसे अनजाने में हुई फायरिंग बता रही थीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। भारत ने अपने अग्रिम ठिकानों पर स्नाइपर यूनिट्स और नाइट विजन कैमरे तैनात कर दिए हैं। सीमा के उस पार से किसी भी संदिग्ध हरकत का तुरंत जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस तनाव के बीच एक और डरावनी खबर आई। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जो ढाका और इस्लामाबाद के बीच डिजिटल संचार स्थापित कर रहा था। इस नेटवर्क का मकसद था भारत की सैन्य तैनाती की सूचनाएं चीन और पाकिस्तान तक पहुंचाना। दिल्ली में जब यह रिपोर्ट आई तो प्रधानमंत्री के स्तर पर सुरक्षा सलाहकारों की एक सीक्रेट बैठक बुलाई गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव साइबर स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। यानी भारत ने डिजिटल मोर्चे पर भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बांग्लादेशी कम्युनिकेशन नेटवर्क में कई बार तकनीकी गड़बड़ी हुई।
कुछ लोग इसे तकनीकी त्रुटि कहते रहे, लेकिन असल में यह भारत की साइबर स्ट्राइक थी। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेशी मीडिया में भी यह चर्चा होने लगी है कि भारत हमला कर सकता है। वहीं भारत में अब सार्वजनिक समर्थन भी सख्त हो गया है। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर यह आवाजें उठने लगीं कि जो देश भारत के साथ विश्वासघात करेगा उसे 1971 का इतिहास याद दिलाना ही पड़ेगा। इस बीच भारतीय सेना ने 1971 की लड़ाई में इस्तेमाल किए गए ऑपरेशन बाज को फिर से सक्रिय कर दिया है। इस बार कोड नेम है ऑपरेशन बाज 2.0। यह एक मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है जिसमें थल, जल और वायु सेना को एक साथ इस्तेमाल करने की योजना है। ढाका के अंदर भी अब डर फैल चुका है। वहां के अखबारों में लिखा जा रहा है कि भारत अगर चाहता तो एक दिन में हमारी सैन्य क्षमता को ध्वस्त कर सकता है। पर बांग्लादेश की सरकार अभी भी बाहरी ताकतों के भरोसे बैठी है। चीन ने वादा किया है कि वह सामरिक समर्थन देगा, लेकिन असल में चीन की नीयत सिर्फ भारत को उलझाना है। इसी दौरान अमेरिका ने भी बयान दिया कि वह दक्षिण एशिया में स्थिरता चाहता है। भारत ने इसका स्वागत किया, लेकिन साफ कहा स्थिरता वहीं होगी जहां संप्रभुता सुरक्षित होगी। अब स्थिति यह है कि दोनों देशों की सीमाओं पर 50,000 से ज्यादा सैनिक आमने सामने तैनात हैं। हर दिन तनाव बढ़ रहा है और हर देश अपने मीडिया के जरिए अपनी कहानी दुनिया को सुना रहा है। भारत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई कहा जा रहा है, जबकि ढाका इसे भारत की विस्तारवादी नीति बता रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि यह जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं, विचारधारा की भी है। भारत एक लोकतंत्र के रूप में अपनी सुरक्षा की परिभाषा तय कर रहा है, जबकि बांग्लादेश धीरे धीरे सैन्य नियंत्रण वाले राज्य में बदलता जा रहा है। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने म्यांमार के साथ मिलकर एक ईस्ट फ्रंट सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। इसका मतलब था कि अब बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा ही नहीं, दक्षिण पूर्वी सीमा पर भी भारत की पैठ गहरी होगी। ढाका इस कदम से बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि इससे उसका रणनीतिक बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा हम अपने पड़ोस में किसी का दखल नहीं चाहते। दोस्तों, अब हालात इस कदर संवेदनशील हो चुके हैं कि एक छोटी सी गलती भी युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। दोनों देशों की सीमा पर सैनिकों का तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेशी सीमा से 30 किलोमीटर के भीतर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, जबकि बांग्लादेश ने अपनी एयर डिफेंस यूनिट्स को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र ने अपील की कि दोनों देश संयम बरतें, लेकिन सच यह है कि अब हालात संयम से आगे निकल चुके हैं। भारत के अंदर अब यह चर्चा जोरों पर है कि अगर बांग्लादेश को कोई सबक सिखाना ही है तो उसे जल्दी सिखाया जाए, क्योंकि हर दिन की देरी चीन के लिए फायदा है। भारत ने पूर्वोत्तर के राज्यों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास शुरू कर दिए हैं, यानी जनता को भी संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। यह कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां शब्दों की जगह गोलियां ले सकती हैं और गोलियों के बाद इतिहास लिखा जाता है। भारत ने तय कर लिया है, अब की बार न कोई हस्तक्षेप, न कोई चेतावनी, बस कार्रवाई। बांग्लादेश के नेता अब भी समझ रहे हैं कि चीन उनका रक्षक है, पर शायद उन्हें यह नहीं पता कि चीन कभी किसी का दोस्त नहीं होता। वह सिर्फ अपने मोहरे तलाशता है, और अगर यह मोहरा बांग्लादेश बन गया तो भारत उसे अपनी सीमा के बाहर ही नहीं, इतिहास के बाहर भी कर देगा। रात गहरी थी, लेकिन आसमान में हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कोई दूर कहीं बारूद जल रहा हो। भारतीय पूर्वी कमांड के मुख्यालय में हर स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, बेजे 2.0 एक्टिव। यह वही ऑपरेशन था जिसे आधिकारिक रूप से कभी घोषित नहीं किया गया, पर इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत अब किसी बयान या चेतावनी के मोड में नहीं था, बल्कि कार्रवाई के चरण में पहुंच चुका था। पिछले 48 घंटों में सीमा पार से कई संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी। ड्रोन निगरानी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन और अज्ञात विमानों की गति। इन सबके पीछे एक ही पैटर्न था, बांग्लादेश के नए एयरबेस पर चीन की मौजूदगी। भारतीय सैन्य इंटेलिजेंस ने स्पष्ट रिपोर्ट दी थी कि चीनी तकनीशियन और सलाहकार ढाका के बाहरी इलाके में मौजूद हैं, जो भारतीय सीमा के नजदीकी इलाके में एयर सर्विलांस, रडार और मिसाइल सिस्टम स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में फैसला हुआ, अब भारत इंतजार नहीं करेगा। आदेश साफ था, ऑपरेशन बाज 2.0 तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। यह ऑपरेशन 1971 की तरह युद्ध छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि सीमा की हद में रहकर दुश्मन के ढांचे को नष्ट करने के लिए तैयार किया गया था। रात के 2:35 पर भारतीय वायुसेना के 6 राफेल जेट्स असम के तेजपुर बेस से उड़े। लक्ष्य था बांग्लादेश के तंगैल सेक्टर का वह इलाका जहां चीन निर्मित सर्विलांस स्टेशन सक्रिय किया गया था। इन विमानों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वे लो रडार मोड में उड़ रहे थे, और उनके साथ थे 2 एम्ब्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हर सेकंड दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे थे। 2:58 पर ऑपरेशन की पहली फायरिंग हुई। एक लेजर गाइडेड मिसाइल सीधे लक्ष्य पर गिरी और कुछ ही क्षणों में तंगैल एयरबेस की निगरानी टॉवर आग की लपटों में घिर गया।
पूरा बांग्लादेशी सैन्य ठिकाना अचानक अंधेरे में डूब गया क्योंकि बिजली की आपूर्ति और कम्युनिकेशन नेटवर्क दोनों काट दिए गए थे। यह भारत का पहला वार था, सटीक, तेज और बिना किसी आधिकारिक घोषणा के। ढाका में हड़कंप मच गया। बांग्लादेशी मीडिया में अफवाहें उड़ने लगीं कि भारत ने युद्ध छेड़ दिया है। सेना मुख्यालय में अफरा तफरी मची गई। चीनी सलाहकारों ने बंकर में शरण ली और बांग्लादेशी सेना ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भारतीय एयरफोर्स ने दूसरा स्ट्राइक भी पूरा कर लिया था। इस बार लक्ष्य था सीताकुंड के पास स्थित एक रडार इंस्टॉलेशन, जो चीन के YLC-2E सिस्टम पर आधारित था। बांग्लादेश के रक्षा मंत्री ने आधी रात को टीवी पर आकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि दिल्ली पहले ही अगले चरण की तैयारी में थी। भारतीय नौसेना के जहाज बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ चुके थे। मिशन था किसी भी विदेशी जहाज या सबमरीन की निगरानी करना जो चीन से बांग्लादेश की मदद के लिए आए। इस बार भारत ने कूटनीति नहीं, रणनीति की भाषा में बात की। भारत के इस कदम से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका ने तत्काल बयान जारी कर दोनों देशों से संयम की अपील की, लेकिन अंदर खाने अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों ने स्वीकार किया कि यह भारत की प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का प्रमाण है। चीन ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया और अपने 2 युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया, पर भारतीय नौसेना पहले से तैयार थी। विशाखापट्टनम से रवाना हुए INS विक्रांत और INS चेन्नई पहले ही रणनीतिक पोजीशन पर थे। भारतीय नौसेना प्रमुख ने एक छोटा पर ऐतिहासिक आदेश दिया, नो स्टेप बैक, यानी अब कोई पीछे नहीं हटेगा। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि तनाव की गूंज थी। बांग्लादेशी सेना ने अपने सैनिकों को रेड अलर्ट पर डाल दिया, लेकिन उनके पास न तो पर्याप्त कमांड स्ट्रक्चर था, न ही तकनीकी सपोर्ट। भारत ने जिस सटीकता से उनके संचार नेटवर्क को निशाना बनाया था, उसने उनकी पूरी कमान ठप कर दी थी। इस बीच भारतीय जमीनी बलों ने भी ऑपरेशन प्रोटेक्ट लाइन शुरू किया, जिसके तहत सीमांत इलाकों में रातों रात फेंसिंग और बंकरों को मजबूत किया गया। BSF और असम राइफल्स के जवानों को आदेश मिला, सीमा पार से किसी भी संदिग्ध घुसपैठ पर तुरंत जवाब दो, किसी अनुमति की जरूरत नहीं। पर दोस्तों, असली मोड़ तब आया जब खबर मिली कि बांग्लादेश के अंदर सेना के एक हिस्से ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ बगावत कर दी है। जनरल अली रेजा नाम के एक अधिकारी ने सत्ता संभालने की घोषणा कर दी और भारत को घुसपैठिए करार दिया। पर इस बगावत के पीछे कौन था? जवाब फिर वही, चीन और पाकिस्तान। रॉ की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि अली रेजा के साथ पाकिस्तान की ISI का सीधा संपर्क था और चीन के राजनयिक उससे मिलने के लिए ढाका पहुंचे थे। यानी बांग्लादेश अब 3 टुकड़ों में बंट चुका था, एक यूनुस की सरकार, दूसरा सेना का बागी धड़ा और तीसरा विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने वाला गुट। भारत ने तुरंत अपनी खुफिया गतिविधियां तेज कर दी। दिल्ली में फैसला हुआ कि अगर ढाका में स्थिति और बिगड़ती है तो भारत ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर अपनी सीमाओं तक सुरक्षा बलों को बढ़ा देगा, ताकि शरणार्थियों की आड़ में कोई आतंकी घुसपैठ न हो सके। भारतीय एजेंसियों ने अब एक और योजना पर काम शुरू किया, प्रोजेक्ट आयरन बेल्ट। इसके तहत पूर्वोत्तर के हर राज्य में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में कोई भी देश भारत की सीमा पर उकसावे की कोशिश करे तो जवाब एक साथ 7 दिशाओं से दिया जा सके।